अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी अराजी पर कब्जा केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद हल्द्वानी से मिलने वाली खबरों के मुताबिक वहां के लोगों ने चैन की सांस ली और कई दिनों बाद अब वहां जश्न का माहौल है। समाअत के दौरान जज ने रेलवे और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए और साथ में मजीद तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जज ने मजीद कहा कि आइंदा समाअत 1 माह बाद यानी 7 फरवरी को होगी। समाअत के दौरान जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड हुकूमत के वकील कौन है, रेलवे की कितनी जमीन है और रियासत की कितनी है। जज ने मजीद कहा कि लोगों का दावा है कि वो बरसों से रह रहे हैं। ये ठीक है कि इस जगह को डेवलप करना है, लेकिन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। दरखास्त गुजार के वकील सिद्धार्थ लोथरा ने अदालत को बताया कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा, लेकिन फिर 78 एकड़ कहना शुरू कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन लोगों ने कभी बाज़ाबतकारी की दरखास्त नहीं की और वो जमीन पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो जिनका दावा है, दूसरा वो जिनका कोई दावा नहीं। आपको जमीन पर कब्जा करने और उसे तरक्की देने का हक है, लेकिन सबकी बात सुनने के बाद दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ऐश्वर्या भट्टी जो रेलवे की जानिब से पेश हुई, उन्होंने कहा कि यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ और पूरी कानूनी कार्रवाई की गई। इसके बाद जस्टिस कौल ने कहा लेकिन इस मामले को इंसानी बुनियादों पर गौर किया जाना चाहिए, तब तक इस बात को यकीनी बनाएं कि मजीद तामीरात ना हो। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में मुनासिब अमल की पैरवी की गई है, लेकिन इस दलील की तरदीद करते हुए कहा कि तमाम अहकामात कोविड की मुद्दत के दौरान किए गए। जस्टिस कौल ने कहा कि ये एक इंसानी मसला है जिसको हल करने के लिए अमली मंसूबा दरकार है। लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत दुआएं की लोगों ने। तो अभी स्टे लगाया, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है सबको, सबकी दुआएं काम आई हैं और भी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, वरना लोग खाना नहीं खा रहे थे, अपने घर में रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारी सीट में हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको खाली। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को कंझावाला वाक़े के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केस से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। दिल्ली पुलिस के अफसर सागर पी हुड्डा ने कहा कि इस वाक़े के हवाले से कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कत्ल के लिए एक मुहर्रिक की ज़रूरत होती है और अब तक की तफ्तीश में कोई मुहर्रिक यानी मोटिव सामने नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस की 18 टीमें इस मामले में काम कर रही हैं। क्राइम सीन का भी बखूबी दौरा किया गया। सागर हुड्डा ने बताया कि 5 मुलजिमीन हिरासत में हैं और उनके बयानात और मिलने वाले सबूतों की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुलजिमान के बयानात में मुतअद्दिद तज़ादात पाए गए हैं। अफसर ने कहा कि CCTV और CDR की बुनियाद पर पता चला है कि वाक़े के वक्त 5 नहीं बल्कि 7 लोग मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दीपक ने खुद को ड्राइवर बताया था, लेकिन गाड़ी अमित नामी शख्स चला रहा था। मामले में मजीद 2 शरीक मुजरिम थे, उनको भी इस मामले में मुलजिम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम मामले की संजीदगी से तहकीकात कर रही है और पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। सागर हुड्डा ने बताया कि CCTV की टाइमिंग के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड की बुनियाद पर कोई पुराना राब्ता नहीं मिला। इसके अलावा मुलजिम और ऐनी शाहिद के दरमियान भी कोई पुराना रब्त नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि जिसकी हरासानी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिमान को दोबारा रिमांड में लेने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस वालों ने एक खातून को कई थप्पड़ मारे। इस वाक़े का वीडियो आम आदमी पार्टी के MLA संजीव झा ने शेयर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो 31 दिसंबर की देर रात का बताया जा रहा है। MLA ने इसे ट्वीट करते हुए कहा कि SHO खुद एक लड़की को थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे में पुलिस खवातीन की हिफाजत कैसे करेगी। उन्होंने SHO पर कार्रवाई की मांग की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस ओहदेदार पहले से सड़क पर खड़ा हुआ है, बाद में पीछे से कई पुलिस वाले एक नौजवान और एक खातून को लेकर आ रहे हैं। उनमें से एक पुलिस ओहदेदार
नौजवान को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है तो एक खातून उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अचानक एसएचओ पीछे मुड़ता है और खातून को खींचकर 2 थप्पड़ मार देता है। इसके बाद पीछे खड़ा दूसरा पुलिस वाला भी उस खातून को थप्पड़ मारने लगता है और पीछे की तरफ धक्का देता है। बाद में खातून वापस आती है, पुलिस ओहदेदारों को धक्का देती है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि पुलिस पास में खड़े नौजवान को ले जा रही है। कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस नहीं रोकती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुहिम्मात में अवामी और समाजी तंजीमों को एक साथ लाना होगा, क्योंकि किसी भी मुहिम में अवाम की शिरकत के साथ ही इस मुहिम के तई सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो पैगाम के जरिए पानी के मसले पर मुनक़िद होने वाली पहली ऑल इंडिया सालाना रियासती वुज़रा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का थीम वाटर विजन 2047 है और फोरम का मकसद पायदार तरक्की और इंसानी तरक्की की गर्ज से आबी वसाइल को इस्तेमाल करने के तरीक़ों पर बातचीत के लिए कलीदी पॉलिसी साजों को इकट्ठा करना है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय, जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। आज मरकजी वजीर बराए मौसूलात अश्विनी वैष्णव ने आज ओडिशा में जियो ट्राई 5G खिदमात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। जियो ट्रू 5G के आगाज पर जियो के तर्जुमान ने कहा कि हम ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक के शहरों में जियो ट्रू 5G खिदमत शुरू करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। जल्दी जियो ट्रू 5G नेटवर्क ओडिशा के दीगर शहरों में भी शुरू किया जाएगा।
वैष्णव पार्लियामेंट आगे रिपोर्ट कर स्पेक्ट्रम को बिक्री करके नीलाम करके 1,60,70,000 कोटी टंका आज राजस्व आदाय है। गोटे समय प्रश्न थिला जे बीएसएनएल ता रहिबो ना नहीं। बीएसएनएल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखापाखि से 1,60,000 कोटी टंका बोध हुए निकट अतीत कौन पब्लिक सेक्टर यूनिट रे एतिकी टंका इनफ्यूज मोदी सरकार अश्विनी वैष्णव का नेतृत्व में 1,64,000 कोटी टंका निवेश करके बीएसएनएल को पुनर्जीवित करे। मो आज बहुत बढ़िया दिन। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा और आखिरी दिन था। जुमेरात को करीब 5 घंटे तक भारत जोड़ो यात्रा ने शामली के ऊंचगांव में रेस्ट किया। उसके बाद ऊंचगांव से दोपहर में करीब 3 बजे यात्रा दोबारा शुरू हुई, जो बाद में कैराना पहुंची। कैराना में राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए। राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर कैराना वालों का उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर की जानिब वो बढ़ गए। इस वक्त राहुल गांधी लोगों के साथ यमुना ब्रिज पर बने रॉयल रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुके थे। यात्रा ने करीब 30 मिनट का टी ब्रेक भी लिया था। इसके फौरी बाद यात्रा हरियाणा रियासत में दाखिल हो गई। जुमेरात की सुबह शामली के एलम से यात्रा शुरू हुई थी। कैराना के ऊंचगांव में 5 घंटे तक स्टे जब किया गया था, उस वक्त कांग्रेस के इंचार्ज माफ कीजिएगा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस कायद सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ने यूपी में यात्रा के साथ नाइट स्टे नहीं किया, वो दिल्ली चले गए। इसके अलावा जयराम रमेश ने राहुल गांधी का हवाला देकर बताया कि 2023 में एक और यात्रा निकाली जाएगी जो कि वेस्ट से ईस्ट की जानी जाएगी। ये यात्रा जुनूब से शुमाल की तरफ यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ गई है। एक और यात्रा जो वेस्ट से ईस्ट तक निकाली जाएगी, इस पर गौर किया जा रहा है। दूसरी बात जो बार बार उठाते हैं और खासतौर से बीजेपी वाले उठाते हैं, इसका मैं सीधा खंडन करना चाहता हूं कि भारत टूट नहीं रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाले हैं आप? तो भारत जोड़ो यात्रा का माने क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका भी काफी विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, 3 बड़े खतरे हैं। हमारा लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है और ये 3 खतरे हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरी सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और तीसरी बात राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और ये कारण सीधा मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ये खतरे हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में, आर्थिक विषमताओं के बारे में,
सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस पर उदयपुर में काफी लंबा चर्चा भी हुआ और उसके बाद ही ये घोषणा की गई कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि भले ही उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा न लिया हो, लेकिन वो जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कल RCOM आर्किटेक्चर नुमाइश के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन उनके दौरे से जज्बाती तौर पर जुड़ा हूं। मैं उन्हें इस यात्रा के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। मरकजी हुकूमत पर निशान लगाते हुए SP सदर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के वादे के मुताबिक ज्यादातर बेघर लोगों को पक्के मकान नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों को अच्छे दिन और 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो उन्हें घर भी नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने भी 2022 तक किसानों की आमदनी दुगने करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। शहरों की तरफ नकले मकानी के मसले को खत्म करने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को देहातों में भी मसावी सहूलियात और रोजगार फराहम करना चाहिए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। ठंड के बीच वज़ीर आला बगहा के दरुआवाड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने सरकारी स्कीम्स का हाल जाना। इस दौरान नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बजट सेशन के बाद वो मुल्क भर की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले अपनी रियासत की तरक्की देख रहे हैं, यहाँ के सारे काम पूरे करेंगे, इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। बजट सेशन पूरा होने के बाद वो पूरे मुल्क की यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस ने झारखंड में सुमेध शेखर जी को सियासी मकाम में तब्दील करने की मुखालिफत करने वाली जैन कम्युनिटी की तहरीक को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि पार्टी इस कम्युनिटी के जज्बे के साथ है और हुकूमत को उसके जज्बे के मुताबिक कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हुकूमत जैन तीर्थ स्थल को तिजोरी भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। देश भर का जैन समुदाय आक्रोशित है। वो आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ जो झारखंड में उनके खिलाफ रचा जा रहा है। आज से नहीं, झारखंड में फरवरी 2019 को उस वक्त की भाजपा सरकार, रघुवर दास की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें समेध शिखर, जो जैनियों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, उसको तीर्थ स्थान के स्थान पर पर्यटन स्थान बनाने की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसके बाद ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, मोदी सरकार का नोटिफिकेशन है। लगातार ऐसे कदम उठाए गए जिससे जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों को उनसे छीनने का षड्यंत्र हो। गुजरात में यही हुआ, गिरनार के पर्वतों पे यही हो रहा है, और तो और शत्रुंजय पर्वतों पे वहां भी यही हो रहा है। गुजरात में भी हर शहर में जैन समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसी षड्यंत्र की वजह से जैन समुदाय की न केवल को अनसुना कर रही है, लेकिन उनको कमजोर करने की एक साजिश कर रही है। उनके पुराने प्राचीन तीर्थ स्थान है वो छीने जा रहे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है इस समुदाय को। हम कांग्रेस पार्टी जैन समुदाय की इस मांग में उनके साथ खड़े हैं, उनके इस अहिंसक आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक ऋषि ने, एक मुनि ने अपने समाधि ली इसी मांग को करते हुए। हम पूरे समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लें और समेध शिखर जी का जो स्थान है जैनियों के मन में, उसका आदर करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लें। देश भर का जैन PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ हालात ठीक हैं तो फिर मजीद फौज क्यों बुलाई जा रही है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को जनूबी ज़िले अनंतनाग में मीडिया के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उनका कहना था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, हालात ठीक हो गए हैं, तो यहाँ और फौज क्यों मंगाई जा रही है, यहाँ के मकामी लोगों को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि बीजेपी यहाँ की सूरत हाल को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था कि बीजेपी हुकूमत की
यहाँ के लोगों को और ज्यादा तंग करना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नाडेला ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान डिजिटलाइजेशन ड्रिवन इकोनॉमी ग्रोथ से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। नडेला ने इस मीटिंग के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। इससे पहले मीडिया से बातचीत में नडेला ने मुल्क में डिजिटल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों की सराहना की थी। नाडेला ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि भारत डिजिटल पब्लिक गुड में लीड कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि मुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप करने में एक अहम रोल निभाएगी। उन्होंने दावा किया कि चार्ट जीपीटी और डाल ई जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल पर मबनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फ्यूचर वर्क के लिए और ज़्यादा अहम होते जाएंगे। बेशरम रंग गाने पर शुरू हुआ तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें बजरंग दल के वर्कर्स थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो गुजरात के अहमदाबाद शहर का है, जहां 4 जुम्मे को फिल्म के प्रमोशन के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बुजुर्ग खातून पर पेशाब करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। मुलजिम का नाम शेखर मिश्रा है, जो मुंबई का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 45 साल है। उसके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 354, 294, 509, 510 के तहत केस दर्ज किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने टीमें तश्कील दी हैं। वहीं एयर इंडिया ने भी उस पर एक्शन लिया है। उस पर 30 दिनों तक पाबंदी लगा दी गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार शख्स ने बिजनेस क्लास में सफर कर रही बुजुर्ग खातून पर पेशाब कर दिया था। ये वाकया पिछले साल 26 नवंबर का है। इस वाकये पर एयरलाइन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। बुजुर्ग खातून ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की, तब जाकर एयरलाइन के अफसर एक्टिव हुए और दिल्ली पुलिस में एफआईआर कराई। मुंबई में 4 जुम्मे को 25वीं मंजिल से लिफ्ट टूटकर गिर गई। हादसे में 20 साल के नौजवान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया विक्रोली में वाक़ सिद्धि विनायक सोसाइटी में दोपहर को पेश आया। लिफ्ट में 4 लोग थे। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, वहां मौजूद लोगों ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट को इत्तला दी। फौरी ये टीम वहां पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। इसके बाद 3 लोग जख्मी हालत में लिफ्ट से बाहर आए, लेकिन 20 साल का एक नौजवान लिफ्ट में ही फंसा रहा। टीम ने उसे लिफ्ट से बाहर निकाला। नौजवान की हालत बेहद तशवीशनाक थी। टीम ने उसे फौरी राजवड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। सोसाइटी के रहने वाले फिरोज खान ने बताया कि इस इमारत को झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण यानी SRA की पहल के तहत बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डर 23वें लेवल पर एलिवेटेड पार्किंग बना रहा है। यह हादसा तब पेश आया जब लिफ्ट पर काम चल रहा था। कर्नाटका में 4 जुम्मे रात जो डिवोटीज होते हैं उनकी एक जीप पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 खवातीन समेत 6 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया चिंचनूर इलाके का है। सभी मरने वाले बेलगावी के हुलकुंड गांव के रहने वाले थे। जीप सवार सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए मंदिर ले जा रहा था। सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रियासत के वजीर गोविंद करजोल ने सभी मरने वालों के अफराद खानदान को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। गुजरात के जेतपुर तहसील के ताकू डिपारा इलाके में आज दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। वहां बीच बाजार 2 सांडों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें एक सांड की टक्कर से स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलट गया। ऑटो में 10 बच्चे सवार थे, जो बाल बाल बच गए। एक बच्चे के हाथ में मामूली चोट आई है। हादसा CCTV में कैद हो गया।
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रेन के फुटबोर्ड पर बैठकर सफर करने पर फटकार लगाई। रेलवे ने कहा कि यह खतरनाक हो सकता है, प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि लोगों के बीच इसका गलत मैसेज आएगा। इसके बाद एक्टर ने फौरी माफी मांगी। सोनू सूद ने 13 दिसंबर को ट्विटर और फेसबुक में एक वीडियो शेयर किया था। इसके बैकग्राउंड में बॉलीवुड का फेमस गाना मुसाफिर हूं यारो चल रहा था और सोनू ट्रेन के फुटबोर्ड पर बैठे नजर आ रहे थे। नॉर्दर्न रेलवे ने 3 जनवरी को सूद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि सोनू सूद मुल्क और दुनिया के लाखों लोगों के लिए आप आदर्श हैं। ट्रेन के पायदान पर बैठकर सफर करना खतरनाक है। इस तरह की वीडियो से आपके फैंस को गलत मैसेज जा सकता है, प्लीज ऐसा ना करें। इस ट्वीट के फौरी बाद सोनू सूद ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। मुल्क में रोजगार के मामले में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले सर्विस सेक्टर से अच्छी खबर आ रही है। उम्मीद से बेहतर मुजाहरा करते हुए दिसंबर 2022 में सर्विस सेक्टर 6 महीने में तेजी से दौड़ा और अपनी ऊंची सतह पर पहुंच गया। सेक्टर का PMI नवंबर में 56.4 था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 58.5 पर रहा। हालांकि बाजार के जानकारों ने इसके 55.5 पे ही रहने का अंदाजा जताया था। इससे पहले रोजगार में 38% हिस्सेदारी वाले प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन भी 11 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्पोजिट इंडेक्स दिसंबर में 59.4 रहा था, जो ये जनवरी 2012 के बाद का सबसे ज्यादा था। अमेजॉन इस महीने से 18,000 से ज्यादा मुलाजमीन की छटनी करने जा रहा है। बीते कुछ सालों में अमेजॉन ने बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज की भर्ती की थी, लेकिन अब मंदी के अंदेशों के बीच मुलाजमीन को कम किया जा रहा है। इस छटनी से कई टीमें मुतासिर होंगी। सबसे ज्यादा मुलाजमीन अमेजॉन स्टोर और पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी यानी PXT टीम के हैं। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल नवंबर में 10,000 मुलाजमीन की छटनी का ऐलान किया था। अमेजॉन के पास सितंबर के खत्म तक 15 लाख से ज्यादा मुलाजमीन थे, जो इसे सबसे बड़े अमेरिकी एम्प्लॉयर्स में से एक बनाते थे। अमेजॉन के इस फैसले के बाद उसके शेयर में 2% की तेजी देखने को मिली। हालांकि बाद में शेयर खरीद फ्लैट बंद हुआ। अमेजॉन के CEO MD एंडी ने कहा कि जो लोग इस छटनी से मुतासिर हुए हैं, हम उन्हें एक सेपरेशन पेमेंट, ट्रांजिशनल हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट और एक्सटर्नल जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन कटौतियों से मुतासिर लोगों के ताउन के लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच हिंदुस्तान में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के 11 नए केसेस मिले हैं। उधर ओडिशा के हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती का कहना है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर मार्च में आ सकती है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने XBB 1.5 वेरिएंट को लेकर एक वार्निंग जारी की है। WHO की डॉक्टर मरिया वॉन के मुताबिक ये वेरिएंट 29 मुल्कों में फैल चुका है। उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस कर रहा है। इससे दुनिया में कोरोना की कई लहरें आने का खतरा बढ़ गया है। रूस ने अटलांटिक ओशन में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस लड़ाकू जहाज गोशकॉफ को भेजा है। इसे अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के लिए पुतिन के मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनके डिफेंस मिनिस्टर सरगोई शोगु और लड़ाकू जहाज के कमांडर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पुतिन ने कहा कि जहाज में जिरकॉन हाइपरसोनिक हथियार फिट किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ताकतवर हथियार बाहरी खतरों से रूस की हिफाजत करेंगे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।